राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान का भी वीडियो बना दिया है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, उसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 20 तो आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है अबुल फल। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अबुल फजल किसके दरबार का इतिहासकार था? तो आपका आंसर है अकबर। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द किसानों के लिए नहीं है? रैयत, मुजरियान, आसानी, मुलाजिम। तो यहाँ मुलाजिम हो जाएगा। फिर तीसरा है निम्नलिखित में किस फसल को अधिक पानी चाहिए? तो चावल को हम लोग जानते हैं अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तीसरा हो जाएगा चावल। रहट का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका बाबरनामा में। अगला है निम्नलिखित में कौन सी फसल जिन्स ए कामिल नहीं है? तो वो हो जाएगा जौ। जजमानी व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो वो है बंगाल। कहाँ की महिलाओं ने न्याय और मुआवजे के लिए पंचायत में शिकायत की थी? तो तीनों राज्यों में। तीनों राज्यों मतलब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। पेशकश क्या है? तो पेशकश है आपका राज्य के द्वारा ली जाने वाली भेंट। पायक कौन लोग थे? तो जमीन के बदले सेवा देने वाले। फिर है आपका ज्वालो कारेरी कहाँ का यात्री था? तो वो था इटली का। मुगल कालीन मुखिया का चुनाव कौन करता था? तो गांव के बुजुर्ग। निम्नलिखित में कौन दस्तकार नहीं था? तो वो हो जाएगा आपका डाकिया। निम्नलिखित में कौन सा कार्य महिलाएं नहीं करती थी? तो हल जोतने का काम। मुगल काल में शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्यों? मतलब शादीशुदा इसलिए कि कुपोषण के कारण प्रसव काल में स्त्रियों की मृत्यु हो जाती थी। फिर है मिल्कियत क्या है? तो ये होता है निजी संपत्ति। किस पत्थर की मुहरें बनाई जाती है? मतलब मोहर जो होता है वो किस पत्थर का बनता था? तो वो है सेल खड़ी पत्थर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से नहीं मिले हैं? तो केरल से नहीं मिले हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो व्हीलर को माना जाता है। मोहनजोदाड़ो में कितने कुएं हैं? तो 700 कुएं हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दुर्ग में स्थित माल गोदाम किसका बना था? तो वो बना था ईंट और लकड़ी दोनों का। अब वन वर्ड आंसर रहेगा आपका, एक शब्द में आंसर देने वाला 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा में। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असमान माना वे क्या है? तो नारियल तथा पान। तालबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है वन सेंटेंस आंसर है औपनिवेशिक शासन भारत में कब से शुरू हुआ था? तो 1757 में। 1793 ईस्वी में इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जमींदार क्या थे? तो राजस्व समाहर्ता थे। फिर अमला कौन था? तो जमींदार का एक अधिकारी था। जोतदार कौन सा कार्य नहीं करता था? तो वे शहरों में रहते थे। वह शॉर्ट आंसर है आपका जमींदार राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाते थे? तो सरकार, पहला कारण है उसका सरकार के भू राजस्व की प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त में कई वर्षों तक एक निश्चित भू राजस्व का अनुबंध किया गया था। कंपनी ने महसूस किया कि आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि होगी, परंतु कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकेगी। दूसरा कारण है 1793 में कृषि वस्तुओं की दरें नीची थी, इस कारण रैयत के लिए जमींदारों के ऊंची राजस्व राशि चुकाना मुश्किल था। दूसरा क्वेश्चन है उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित समझाएं। पहला है उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिसमें एक ताकतवर देश दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उनके संसाधनों का मनमाने ढंग से उपयोग करने लगता है। दूसरा पॉइंट है भारत कभी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ब्रिटेन के उपनिवेशवाद की वजह से ही भारत गुलाम हुआ और उसके संसाधनों का शोषण हुआ। तीसरा क्वेश्चन है इस्तेमारी बंदोबस्त कब, किसने और कहाँ लागू किया? इसमें क्या व्यवस्था की गई थी?
तो इस्तेमारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया। दूसरा, इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल की संपूर्ण कृषि योग्य भूमि जमींदार को दे दी गई। इस संपदा पर निर्धारित भू राजस्व को जमींदार निश्चित समय पर सरकारी खजाने में जमा करते थे, अन्यथा उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें आपको एक बनाना रहेगा। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय किसानों की दरिद्रता के कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसका पहला कारण है भूमि की नई व्यवस्था। तो बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी पर अधिकार हो जाने के पश्चात अंग्रेजों ने राजस्व के माध्यम से अधिकाधिक धन प्राप्त करने के उपाय किए। इनमें से उनके द्वारा प्रचलित विभिन्न भूमि व्यवस्थाएं थी। इन व्यवस्थाओं में नीलामी के द्वारा कई प्रकार के पट्टों पर भूमि दिए जाने की व्यवस्था तथा अस्थायी भूमि प्रबंध आदि सम्मिलित थी। प्रत्येक व्यवस्था में राजस्व वसूल करने वाले नए व्यक्ति होते थे और वे एक बार में किसानों से अधिकाधिक धन वसूल करने का प्रयास करते थे। किसान के सामने समर्पण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न था। इस व्यवस्थाओं ने भारतीय किसान की स्थिति को दयनीय बना डाला था। दूसरा है किसानों की असुरक्षा की भावना। तो भूमि की विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण भारतीय किसान को सदा भय बना रहता था कि उनकी भूमि उनके पास रहेगी भी या नहीं। नीलामी में किसानों को अपनी भूमि अपने पास रखने के लिए ऊंची बोली लगानी पड़ती थी। कई बार तो यह बोली इतनी ऊंची हो जाती थी कि किसान को राजस्व देना असंभव हो जाता था। अस्थायी समझौते के अंतर्गत पुराना पट्टा और किसानों को जमीन की गारंटी देने वाला काबूलियत का तरीका बनाए रखा गया था, किंतु व्यवहार में जमींदार अपने पट्टेदार को किसी न किसी बहाने से बेदखल करने का अधिकार रखता था। जमींदारों को कि उसके ऊपर कृपा बनी रहे और उसकी भूमि न छिन जाए, इसके लिए किसान को भारी मूल्य चुकाना पड़ता था। तीसरा पॉइंट है किसानों ने भी भूमि की उपेक्षा की। चौथा पॉइंट है जमींदारों ने भरपूर शोषण किया। तो इसका डील आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पांचवा पॉइंट है खेतों का छोटे छोटे भागों में बंट जाना। छठा पॉइंट है ग्रामोद्योग का पतन, मतलब उद्योग धंधों का जो पतन हो गया, जिसके कारण भी किसानों में आय का जो स्रोत था वो कम हो गया और वे लगान देने से ये हो गए। फिर है सरकार की अपेक्षा। आठवां पॉइंट है साहूकारों द्वारा शोषण। तो इस पॉइंट को आप लोग पॉइंट लिख के इसको 2-3 लाइन में भी डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्तेमारी बंदोबस्त के गुण दोष की विवेचना कीजिए। तो इसका ये है, इसके पहले गुण को हम लोग देखते हैं। कंपनी की प्रशासन क्षमता में वृद्धि। किसानों से मिलने वाली मालगुजारी कंपनी की आमदनी का मुख्य स्रोत थी। कंपनी के योग्यतम कर्मचारियों को इस राजस्व को एकत्र करने के लिए लगाना पड़ता था। फलस्वरूप दूसरे विभागों का कार्य ठीक से नहीं हो पाता था। इस व्यवस्था के कारण सरकार योग्य व्यक्तियों को अन्य विभागों में लगाने की सुविधा प्राप्त कर पाई। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था की क्षमता बढ़ाना स्वाभाविक था। दूसरा पॉइंट है कंपनी के व्यय में कमी। तो भूमि के बार बार प्रबंध करने में सरकार का बहुत अधिक धन खर्च होता था। अनेक अतिरिक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को इस कार्य में लगाया जाता था और अतिरिक्त भत्ता देना पड़ता था। सरकार के इस काम से अलग हो, इसलिए इसकी बचत बढ़ गई। तीसरा है जमींदारों के हितों में वृद्धि। तो जमींदारों को कानूनी रूप से भूमि का स्थायी मान लिया गया। उन्हें इस व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ हुआ। अब वे भूमि में रुचि लेने लगे और उपज को बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे। राज्य का भाग तो निश्चित ही था, अतिरिक्त उपज जमींदारों के हाथ में ही रहनी थी। इसके कारण वे समृद्ध हो गए। इस प्रकार इस व्यवस्था ने उनके हितों में वृद्धि की। फिर है किसानों को प्रोत्साहन। पांचवा पॉइंट है उद्योग और व्यापार में उन्नति। छठा है बंगाल प्रांत की समृद्धि। सातवां पॉइंट है अंग्रेज समर्थन वर्ग का उदय। तो ये थे कुछ गुण। अब इसके हैं दोष। तो जमींदारों पर विपरीत प्रभाव। यद्यपि अस्थायी व्यवस्था अंततः जमींदारों के लिए लाभदायी सिद्ध हुई, तथापि इसके उस समय के प्रभाव उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। इस व्यवस्था के द्वारा निश्चित भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची थी। उस समय उपज बहुत कम थी। बहुत से जमींदार धन की अदायगी समय पर न कर सके और राज्य ने उनकी भूमि तथा जायदाद बेचकर यह धन पूरा कर लिया। बहुत से जमींदार अपनी जमींदारी से ही वंचित हो गए। उस समय यह व्यवस्था जमींदारों के हितों के प्रतिकूल सिद्ध हुई। दूसरा पॉइंट है राज्य की भविष्य की आय वृद्धि पर प्रतिबंध। इसको आप लोग डील कर लीजिएगा, देख लीजिए। तीसरा है कृषकों के हितों की उपेक्षा।
चौथा है जमींदारों के कारकुनों द्वारा किसानों पर अत्याचार। पांचवा पॉइंट है अन्य प्रांतों पर बोझ। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, सारे परीक्षा उपयोगी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।